Hello, welcome to Avyan IAS. I am Gaurav Saini, Faculty of General Studies at Avyan IAS. तो आज की इस वीडियो में कुछ वीडियोस में हम देखेंगे, 2-3 वीडियोस में, कि जो आपको यूपीएससी के लिए आपका एक टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी, जो आपका सब्जेक्ट है, जो प्री और मेंस दोनों में इंपॉर्टेंट है आपका। तो देखिए इकोनॉमिक्स में यूपीएससी के अंदर कोई डिफाइंड बुक नहीं है कि जिसमें आपको सारा सिलेबस मिल जाए। इसका रीजन क्या है कि इकोनॉमिक्स सबसे ज्यादा डायनेमिक सब्जेक्ट है, आपका चेंज होता रहता है। सो इसलिए किसी एक बुक में कोई एक बुक हो, वो एक बुक जो आज एक बुक एक एडिशन प्रिंट हुआ है, वो एक एडिशन 1 साल बाद 2 साल बाद आउटडेटेड सा हो जाता है कि उसमें 30-40% चीजें चेंज हो जाती है उसके अंदर। क्लियर? सो उस केस में जब कोई ऐसी परफेक्ट कोई बुक नहीं है कि जिसको आप देख के आप पता लगा सके क्या सिलेबस, क्या टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, तो स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा, एक तो सबसे ज्यादा टेक्निकल सब्जेक्ट है, स्टूडेंट्स फाइंड डिफिकल्टी, बहुत डिफिकल्टी फाइंड करता है, उसे पता ही नहीं चलता क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, क्या छोड़ने हैं। तो इस कुछ 2-3-4 वीडियोस में हमें कवर करेंगे क्या आपको सिलेबस कवर करना है इंडियन इकोनॉमी के अंदर, क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने होते हैं इंडियन इकोनॉमी के अंदर, तो ये हम कवर करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले देखिए सिलेबस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। क्लियर? मैं आपको बताता चलूंगा कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए या मेंस के लिए। तो सबसे पहले जो इसमें यूनिट हमें करनी चाहिए, एक बच्चे को पढ़ना चाहिए, सबसे पहला टॉपिक बच्चे को वही सबसे बेसिक इंट्रोडक्शन एंड माइक्रो इकोनॉमी। दूसरी बात, एक बात और बता दूं मैं इससे पहले कि इकोनॉमिक्स में यूपीएससी के अंदर आपको इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, आपको इंडियन इकोनॉमी पढ़ना होता है। क्लियर? अब देखिए इंट्रोडक्शन एंड माइक्रो इकोनॉमी। क्लियर? अब देखिए इसमें क्या करना होता है, सबसे पहला बेसिक टॉपिक क्या होता है कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स क्या होता है और इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या डिफरेंस होता है, बेसिक। सेकंड चीज, फिर आपको पढ़ना होता है कि क्या डिफरेंस होता है दोनों के अंदर, इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमी क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। फिर नेचर एंड सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। इसमें पढ़ना चाहिए कि कोई भी कि क्या सेंट्रल प्रॉब्लम है, विच इज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखी है, उसको आप देख लेना। क्लियर? कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस और उस प्रॉब्लम को कैसे कोई भी कंट्री सॉल्व करती है। बेसिकली 3 प्रॉब्लम सॉल्व करती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो ये पढ़ना होता है। देन फिर आपका इकोनॉमी एज अ सिस्टम कैसे काम करती है, इकोनॉमी एज अ सिस्टम कैसे वर्क करता है, इकोनॉमी एज अ सिस्टम कैसे वर्क करता है। एंड देन टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। इसी में आपको एक टाइप्स ऑफ गुड्स भी पढ़ना होता है कि कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज मतलब आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है, सोशली प्लान्ड इकोनॉमी क्या होता है, सेंट्रली प्लान्ड क्या होता है, एंड देन आपका लास्ट मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है। देन सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, एंड फिर एक लास्ट आपको व्हाट इज द रोल ऑफ स्टेट का रोल क्या है आज के टाइम में। सो देखिए ये पूरा बेसिक पार्ट है, आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट है। इसमें से यूपीएससी क्वेश्चंस नहीं पूछता, बहुत रेयर चांसेस से पूछेगा। बट वो कहते हैं ना, बिना नींव के आप बिल्डिंग नहीं खड़ी कर सकते हैं, वैसे ही इस बिना बेसिक के, इस बिना इंट्रोडक्शन के आप इकोनॉमिक्स आगे समझ नहीं सकते, प्रॉब्लम होगी। क्लियर? तो इतना क्लियर। तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट। इसके बाद हम करते हैं माइक्रो इकोनॉमी स्टार्ट। हमें पढ़ना चाहिए माइक्रो इकोनॉमी। मैंने वीडियो बनाई हुई है माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस होता है। 2
दो ब्रांचेस होते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। हमें जो पढ़नी होती है हमें मैक्रो पढ़नी होती है, लेकिन विदाउट माइक्रो आप मैक्रो अच्छे समझ नहीं सकते। आप क्यों? माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना आता है मैं आपको, सबसे पहली चीज माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ने थे आपको कि डिमांड क्या होती है। पहले तो माइक्रो वर्सेस मैक्रो इकोनॉमिक। माइक्रो मतलब जो इंडिविजुअल फर्म लेवल पे, एक मार्केट लेवल पे हम डिमांड एंड सप्लाई को देखते हैं, हम इकोनॉमिक एजेंट्स के बिहेवियर को हम देखते हैं एक इंडिविजुअल लेवल पे। और मैक्रो क्या हो गया, पूरे देश के लेवल पे, पूरे एक स्टेट के लेवल पे, जब उसमें कितनी डिमांड सप्लाई है, कैसे ग्रो कर रहा है, जीडीपी क्या है, कंट्री की जीडीपी क्या है, कंट्री पॉवर्टी कितनी है, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, दैट इज मैक्रो इकोनॉमी। और जो माइक्रो क्या होता है, जिसमें कौन सा आदमी, मैं अमीर हूं गरीब हूं, दैट इज माइक्रो इकोनॉमी। देश गरीब है अमीर है, दैट इज मैक्रो इकोनॉमी। क्लियर? सो इन डिटेल मैंने वीडियो रिकॉर्ड की है, वो आप देख लेना कि माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस होता है। इसमें हमें पढ़ना होता है डिमांड क्या होती है, डिमांड एंड सप्लाई के बारे में। देखिए पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स आपके इन दो डिटर्मिनेंट से बेस है, दो फैक्टर्स बेस्ड है, विच इज डिमांड एंड व्हाट इज सप्लाई। डिमांड होगी तो सप्लाई होगी, सप्लाई होगी तो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा तो इन्वेस्टमेंट होगा, तो ग्रोथ होगा, तो कंट्री की जीडीपी इंक्रीज होगी। सो देखिए डिमांड एंड सप्लाई क्लियर। दूसरा हम इसमें पढ़ते क्या क्या लॉज कौन कौन से हैं। लॉ ऑफ डिमांड क्या है, व्हाट आर दी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिमांड एंड सप्लाई। कौन कौन से फैक्टर्स है, कैसे आप डिमांड को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, कौन कौन से फैक्टर्स है, कैसे आप सप्लाई को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। सो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिमांड एंड सप्लाई, एंड व्हाट इज द लॉ ऑफ डिमांड, व्हाट इज द लॉ ऑफ सप्लाई। दूसरा आप पढ़ते हो इलास्टिसिटी क्या होता है। इलास्टिसिटी, factors that determine elasticity of demand, factors that determine elasticity of supply, factors that determine inelasticity of supply demand। ये हो गया। नेक्स्ट आप पढ़ते हो मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होता है, देन मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है, मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है आपका। देन टाइप्स ऑफ मार्केट मतलब परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली मार्केट, मोनोपोली मार्केट, ये सब। तो देखिए ये माइक्रो इकोनॉमिक्स आपके पेपर के लिए ये यूनिट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। कभी प्रीलिम्स में 2 या 3 साल में एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और क्या टॉपिक पढ़ना होता है इसमें, प्रोडक्शन क्या होता है थोड़ा बहुत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, ठीक है, नोशनल लॉस क्या होता है, ये थोड़ा सा पूछ लेते हैं यूपीएससी आपसे। क्लियर? सो देखिए आप, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट 2-3 साल में प्री में एक क्वेश्चन पूछ लिया, और टाइप्स ऑफ मार्केट और मार्केट इक्विलिब्रियम से रिलेट करे करंट में एक कभी कभार मेंस में कोई क्वेश्चन पूछ लिया। लेकिन बेटा जब तक आप डिमांड और सप्लाई के बिहेवियर को जान ही नहीं पाओगे, कैसे इंक्रीज कैसे डिक्रीज होता है, तो कैसे आप इन्फ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, टैक्सेशन, ये आप मेन चीजें, आप कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज जो है आपके, ये आप कर पाओगे। जब पता ही नहीं डिमांड कैसे इंक्रीज डिक्रीज होते, कैसे कर पाओगे आप, नहीं कर पाओगे ना। सो ये क्या है, मेन इंग्रेडिएंट है इंडियन इकोनॉमी को जानने। जब आप डिमांड एंड सप्लाई के बिहेवियर को आप जान के मार्केट में कैसे डिमांड एंड सप्लाई इंक्रीज डिक्रीज होता है, तो आपके लिए इजी हो जाएगा इन्फ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी, सब कुछ पढ़ने के लिए आपको, क्योंकि सब इस पर बेस होता है, सब कुछ इस पे बेस आपका होता है। क्लियर? इस साल क्वेश्चन पूछा था, काफी इजी क्वेश्चन पूछा है 2021 में डिमांड को लेके, ठीक है, सब्स्टिट्यूट डिमांड को लेके पूछा है, सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में पूछा था, काफी इजी था। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन, महंगाई क्या है, नेक्स्ट टॉपिक करना चाहिए इन्फ्लेशन। डोंट गो फॉर नेशनल इनकम या प्लानिंग,
नेशनल इनकम टफ होता है, समझ में आता नहीं है, बुक बंद करके रख दोगे, प्लानिंग आप करने बैठोगे, बहुत बोरिंग होता है, बहुत बोरिंग होता है प्लानिंग। क्लियर। इन्फ्लेशन में कुछ डेफिनेशन करनी होती है कि इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, डिसइन्फ्लेशन होता है, स्क्यूफ्लेशन क्या होता है, स्टैगफ्लेशन क्या होता है। क्लियर। ये सारी डेफिनेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है, मेन डेफिनेशन आप कवर करनी चाहिए। देन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है इन्फ्लेशन का। देन टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन एंड व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, कैसे होता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है, कॉस्ट पुश क्या है, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन क्या है। क्लियर। देन अब देखिए इन्फ्लेशन हो रही है, इस इन्फ्लेशन को आपको मेजर भी करना होता है ना, सो यू हैव टू रीड मेजर्स ऑफ इन्फ्लेशन, जिसमें क्या पढ़ना पड़ता है को, WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स PPI, CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सर्विस प्राइस इंडेक्स। क्लियर। ये सारा आपको पढ़ना पड़ता है, एंड GDP डिफ्लेटर। सो इन्फ्लेशन को मेजर कैसे करते हो आप, ये पढ़ना पड़ता है आपको। क्लियर। 3 लेवल पे, जिस लेवल पे आप मेजर कर सकते हो, ये सारा आपको पढ़ना पड़ता है इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए। देन कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन एंड इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, मींस इन्फ्लेशन का इंपैक्ट किस पे, मींस बोरोवर पे क्या होता है, क्रेडिटर पे क्या होता है, इन्फ्लेशन का इंपैक्ट एक्सचेंज रेट पे क्या होता है, इन्फ्लेशन का इंपैक्ट इन्वेस्टमेंट पे क्या होता है, इन्फ्लेशन का इंपैक्ट कॉस्ट ऑफ लिविंग पे क्या होता है, इन्फ्लेशन का इंपैक्ट एक पेंशनर के ऊपर क्या होता है, फिक्स्ड इनकम एम्प्लॉय पे क्या होता है, एक इन्फ्लेशन का इंपैक्ट आपके जो इलास्टिक एक्सपोर्ट है उस पे क्या होता है। तो सारा आपको इंपैक्ट आपको देखना होता है पूरा। क्लियर। नेक्स्ट फिर इसके बाद दूसरा, मेथड्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, कि आप इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल कर सकते हो, RBI कैसे कर सकता है, गवर्नमेंट कैसे कर सकता है, लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में आप कैसे कर सकते हो। एंड देन लास्ट वन इज बेटा, लास्ट वन इज इन्फ्लेशन टारगेटिंग। देखिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने RBI को एक टारगेट दिया हो विच इज इन्फ्लेशन टारगेटिंग, कि RBI को इन्फ्लेशन +4 ±2% रखना है, मतलब 2 से 6% के बीच में इन्फ्लेशन रखना है। दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन टारगेटिंग। क्लासेज में समझाता हूं डिटेल के अंदर इसको। क्लियर। और इसके लिए मैं वीडियो भी आपकी डाल दूंगा। क्लियर। सो इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या है, क्लियर हो गया आपको, इतना क्लियर। तो ये सारा आपको इन्फ्लेशन पढ़ा। देखिए इसमें आपको प्री में एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा 2 नंबर का, प्री के अंदर हो सकता है 2 भी हो 3 भी हो सकते हैं, डिपेंड। एक तो इन्फ्लेशन मिलेगा, बाकी 2 क्वेश्चंस इंटरलिंक कर दियो बैलेंस ऑफ पेमेंट से या किसी दूसरे यूनिट से इंटरलिंक करके दे, तो एक क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, एक क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर। ये हो गया आपका। नेक्स्ट यूनिट पढ़नी पड़ती है आपको मॉनेटरी पॉलिसी। नेक्स्ट यूनिट पढ़नी चाहिए आपको मॉनेटरी पॉलिसी। देखिए मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है, ये मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है RBI का, जिसकी हेल्प से RBI क्या करता है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है मार्केट में, मनी सप्लाई कंट्रोल करके वो डिमांड को कंट्रोल करता है मार्केट में, डिमांड को कंट्रोल करके वो इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है इन मार्केट। क्लियर। सो मॉनेटरी पॉलिसी का मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है RBI का। इसमें क्या पढ़ना पड़ता है, बेसिक से स्टार्ट करिए। मनी क्या होती है, टाइप्स ऑफ मनी क्या होती है, टाइप्स ऑफ मनी में आपको फिएट मनी क्या है, लीगल टेंडर क्या है। क्लियर। फिएट मनी, लीगल टेंडर क्या है, रिप्रेजेंटेटिव बॉडीड मनी क्या होती है आपकी, कोई मेटेलिक मनी क्या होती है, ये और एवोल्यूशन ऑफ मनी समझे कि मनी कैसे इवॉल्व हुई है। दूसरा इसमें मनी मल्टीप्लायर। देखिए
लगातार पिछले 3 साल से मनी मल्टीप्लायर पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ रहा है यूपीएससी। लगातार पिछले 3 साल से मनी मल्टीप्लायर पे कि कैसे मनी क्रिएट होती है एक कंट्री के अंदर, कैसे जो पैसा प्रिंट होता है वो 1 रुपया 3 रुपया 4 रुपया बनता है मार्केट के अंदर, वो मनी मल्टीप्लायर डिसाइड करता है। फिर आप मनी सप्लाई को कैसे मेजर कर सकते हैं? मेजर्स, मनी सप्लाई को मेजर्स करने के कैसे कर सकते हैं मेजर? M1, M2, M3, M4। देन फिर अब जो ये मैक्रोइकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, जो ये मनी सप्लाई कंट्रोल करता है आरबीआई मार्केट के अंदर, ये ऐसा तो कर नहीं सकता, कुछ ना कुछ टूल्स होंगे। और वो कौन से टूल्स हैं? टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कौन से हैं? क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में कौन कौन सा पढ़ने होता है आपको? CRR, कैश रिजर्व रेशियो, SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, MSA मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ये सारा क्वांटिटेटिव में पढ़ना होता है। क्वालिटेटिव में कौन सा पढ़ना था आपको? मॉरल सुएशन क्या होता है, क्रेडिट रेशनिंग क्या होता है, ये सारा आपको क्वालिटेटिव में पढ़ना होता है। सो इन टूल्स की हेल्प से आरबीआई मनी सप्लाई कंट्रोल करता है मार्केट के अंदर। फिर इसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में पढ़ना पड़ता है। क्या मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क क्या है, ये कमेटी क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये सारा पढ़ना पड़ता है आपको। क्वांटिटेटिव ईजिंग क्या है, ये पढ़ना पड़ता है आपको। मॉनेटरी पॉलिसी हम बोलते हैं ना, चीप मॉनेटरी पॉलिसी, हम बोलते हैं लूज मॉनेटरी पॉलिसी, ये क्या होता है, टाइटनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, ये सारा ऐसे पढ़ना होता है। फिर इसके बाद आपको क्या पढ़ना होता है? इसके बाद आपको पढ़ना होता है MCLR, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट, एंड देन एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट क्या है, और मॉनेटरी ट्रांसमिशन होता क्या है, और मॉनेटरी ट्रांसमिशन इंडिया में ऑटोमेटिक क्यों नहीं है, ये सारा आपको एक मॉनेटरी पॉलिसी में कवर करना होता है। देखिए ये टॉपिक प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। मेंस में भी एवरी ईयर कोई ना कोई क्वेश्चन मिलता है, 10 नंबर है, 15-20 नंबर का। प्री में एवरी ईयर एक क्वेश्चन रहता है, 2 भी हो सकते हैं, इट डिपेंड्स, 2 भी हो सकते हैं, इट डिपेंड्स। क्लियर? सो आज की इस वीडियो में इतना देखेंगे। इससे आगे और कौन कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, दैट वी विल डू इन कमिंग वीडियोस। कोई डाउट हो प्लीज कमेंट करिएगा। थैंक यू।